दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में चीन की संघाई यूनिवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसके अनुसार इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कुछ अंतराल पर किए जाने वाला उपवास आपके स्वास्थ्य के लिए, खासतौर से आपके हृदय संबंधी स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है और आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज इसके माध्यम से हो सकती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जितने भी पहले अध्ययन हुए हैं वो हमेशा इसके लाभों के प्रति ही संकेत करते हैं। तो आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो पुराने अध्ययन हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कुछ अंतराल पर किया जाने वाला उपवास के फायदों के बारे में संकेत करते हैं, किस तरह के फायदे वो बताते हैं। और शंघाई यूनिवर्सिटी में जो हाल ही में अध्ययन प्रकाशित हुआ है वो किस प्रकार से कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय संबंधी रोग की संभावनाओं को प्रकट करता है। इसलिए इन फोकस में आज हमारे टॉपिक का नाम होगा, क्या कुछ अंतराल पर किया जाने वाला उपवास आपके दिल के लिए सही है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम इस अध्ययन के बारे में जानें, यानी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पर अध्ययन हुआ है वो अध्ययन क्या कहता है उसके बारे में हम जानेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का यहाँ पर जो अनुवाद किया गया है वो अंतराल उपवास के रूप में किया गया है, क्योंकि यही इसका सबसे बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा था। सामान्यतः इसके अंतर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, विशेष तौर से इसके अनुवाद को लेकर के। तो अंतराल उपवास पर क्या अध्ययन हुआ है इसको जानेंगे, फिर देखेंगे कि इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, इस अध्ययन पर विशेषज्ञों ने किस प्रकार के प्रश्न उठाए हैं। मौजूदा अध्ययन इंटरमिटेंट फास्टिंग पर यानी अंतराल उपवास पर क्या कहता है। सामान्यतः पहले जितने भी अध्ययन हुए हैं वो इसके फायदों के बारे में ही ज्यादातर इंगित करते हैं, और विशेष तौर से भारत में उपवास की परंपरा पहले से ही विद्यमान रही है और उपवास की परंपरा रही है तो हमने भी उसके फायदों के बारे में ही अधिक जाना है। तो इस पक्ष को भी जानने का प्रयास करेंगे और फिर ये देखेंगे कि अंतराल उपवास किसे और कैसे किया जाना चाहिए, यानी इस पर डॉक्टर्स क्या राय है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके स्वास्थ्य संबंधी खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप उन पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हाल ही में अध्ययन प्रकाशित हुआ है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर के वो क्या कहता है। सबसे पहले आप इस बात को भी जान लीजिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है। वस्तुतः कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कैलोरी अंतर्ग्रहण को यानी अपने आहार को दिन के कुछ खास घंटों तक ही सीमित कर देते हैं, यानी प्रतिबंधित कर देते हैं कुछ खास समय तक। ये खास समय कितने घंटों का होता है, या 8 से 12 घंटे तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैलोरी अंतर्ग्रहण करेंगे, अपने आहार का अंतर्ग्रहण करेंगे केवल 8 से 12 घंटों के बीच, और इसके बाद का जितना भी समय मिलता है यानी 12 से 16 घंटे का जो समय रहता है उसमें वो किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं करते, किसी भी प्रकार का आहार नहीं लेते। इस पर जो पहले अध्ययन हुए हैं यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जो पहले अध्ययन हुए हैं वो ज्यादातर इसके फायदों के बारे में ही संकेत करते हैं। जैसे एक अध्ययन पहले हुआ है जो प्रतिभागियों पर 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक नजर रखता है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से गुजरे हैं। कितने समय तक गुजरे हैं, 3 महीने से 1 वर्ष पर। तो इसके फायदे किस प्रकार के बताता है। एक फायदा यह है कि वेट लॉस होता है, यानी आपका वजन कम होता है। दूसरा यह है कि इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। इंसुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप कोई भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे आपके रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है, यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो आपके रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कहती है कि इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है, यानी इनडायरेक्टली इसका कहने का मतलब है कि आपके रक्त में शर्करा के स्तर को बेहतर तरीके से मैनेज करता है, प्रबंधित करता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं। पुराना अध्ययन है। साथ ही मधुमेह का बेहतर नियंत्रण भी संभव हो पाता है। जाहिर सी बात है कि अगर इंसुलिन आपके
शरीर में बेहतर इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो आपके शरीर में शर्करा का, आपके रक्त में शर्करा का बेहतर नियंत्रण भी संभव होगा, यानी आपकी डायबिटीज में सुधार भी होने का संभावना रहती है। ये पहले का अध्ययन है। अभी हाल में क्या अध्ययन प्रकाशित हुआ है जो इसके दीर्घकालिक प्रभावों को प्रदर्शित करता है? किसके दीर्घकालिक प्रभावों को प्रदर्शित करता है? अंतराल उपवास के, यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग के। ये 20,000 वयस्कों पर अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जो 8 से 17 वर्षों तक इन पर नजर रखता है, इनके आहार पर नजर रखता है, प्रश्नों के माध्यम से जानकारी हासिल करने का प्रयास करता है। इसमें किस तरह की बातें सामने निकल करके आई है? इसमें कहा गया है कि जो लोग प्रतिदिन 8 घंटे से कम समय में अपना सारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी उनके आहार का जो समय है वो केवल 8 घंटों के अंतर के बीच ही रहता है, उन लोगों में हृदय रोग से मृत्यु का जोखिम 91% अधिक हो जाता है। पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित लोगों में ये जो हृदय रोग से होने वाली मृत्यु है या स्ट्रोक से होने वाली मृत्यु है, इसके जोखिम में 66% की बढ़ोतरी हो जाती है। ये हाल ही का संघाई यूनिवर्सिटी, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जो पहले के अध्ययनों से निश्चित रूप से एक विपथ गमन या एक विपरीत स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसी पर कुछ डॉक्टर्स का भी कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय प्रस्तुत की है और उनका कहना यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हानिकारक क्यों है। इसका हानिकारक होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि 8 घंटों में ही व्यक्ति अपने संपूर्ण भोजन को, संपूर्ण कैलोरी को ग्रहण करना चाहता है और इसलिए वो अपने खाने पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखता। उसको लगता है कि 8 घंटे वो कुछ भी खा सकता है, तो अनहेल्दी भोजन खाने की उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है और इसी कारण से उसको हानि भी पहुंचती है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी एक समीक्षा प्रकाशित की गई है और इस समीक्षा के अनुसार 2 स्तरों पर अंतर प्रस्तुत किया गया है, यानी 2 स्थितियों में अंतर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने एक समूह लिया जो उपवास का सामान्य तौर से पालन करता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग का पालन करता है, और दूसरा समूह ऐसा था जो खाने का जिसका समय विस्तारित होता है लेकिन उसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है, यानी कैलोरी प्रतिबंधित आहार वो ग्रहण करता है। और इसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि अगर हम इन दोनों समूहों की तुलना करते हैं तो वजन कम होने के परिणाम में किसी प्रकार का कोई भी अंतर हमें दिखाई नहीं देता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जो कहा जाता है कि इसके परिणाम बहुत बेहतर हैं, वस्तुतः इस तरह के परिणाम है नहीं। साथ ही विशेषज्ञों ने इस पूरे अध्ययन पर, जो शंघाई यूनिवर्सिटी में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, इस पर कुछ सवाल भी खड़े किए गए हैं। सवाल किसको लेकर किए गए हैं कि अध्ययन की जो पद्धति है, उस पद्धति को लेकर, मेथोडोलॉजी को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। सबसे पहली बात तो यही कही गई है कि इससे संबंधित जो डेटा है वो केवल एक कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया है, एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया है, पीयर रिव्यूड नहीं है। यानी किसी भी, आप जानते हैं बहुत अच्छी इंटरनेशनल मैगजीन्स है द लैंसेट, इसी प्रकार से अन्य अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड मैगजीन्स है जहां पर पूरे एविडेंस के तहत किसी अध्ययन को प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रमाणिकता काफी उच्च होती है। तो किसी भी पीयर रिव्यूड मैगजीन में ये समीक्षा नहीं छपी है, तो इसके कारण इसकी प्रमाणिकता पर भी विशेषज्ञों द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। उसी तरह से निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए अपनाई गई पद्धति ज्ञात नहीं है, किन आधारों पर इन निष्कर्षों को निकाला गया है, उसमें किस तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, वो भी ज्ञात नहीं है। शोधकर्ताओं ने आहार पैटर्न, यानी लोगों के आहार का क्या पैटर्न है, उसको निर्धारित करने के लिए केवल प्रश्नावली का प्रयोग किया है, यानी उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों में भी कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसे किन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया है? जैसे अगर कोई प्रतिभागी मधुमेह से पीड़ित है और अगर मधुमेह से पीड़ित है तो क्या वो कुछ किसी प्रकार की दवाएं ले रहा है? इस तरह के प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया गया है। क्या कोई प्रतिभागी, इस पूरे अध्ययन में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति हृदय संबंधी रोग से पीड़ित है, और अगर हृदय संबंधी रोग से पीड़ित है तो वो किस प्रकार की दवाएं ले रहा है, इसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। साथ ही क्या वे अच्छे आहार और व्यायाम कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप आहार पैटर्न को जानना चाहते हैं, उसके परिणाम को जानना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को पूछा ही नहीं गया है। अगर इस तरह के प्रश्नों को नहीं पूछा गया है तो इसके परिणामों को किस प्रकार से सही माना जाए, इस पर एक सवाल है। मौजूदा अध्ययन क्या कहते हैं? मौजूदा अध्ययन का मतलब कि अंतराल उपवास यानी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पर जो पहले के अध्ययन है वो इसके सकारात्मक प्रभावों की ही तरफ
संकेत करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो ये आपके बर्निंग फैट यानी आपके फैट को कम करने में, आपकी वसा के स्तर को कम करने में मदद करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में संग्रहित वसा है उसका उपयोग करने में मदद करता है अंतराल उपवास, कुछ समय के लिए किया जाने वाला उपवास। साथ ही हमारे आवश्यक कोशिकीय कार्यों को ट्रिगर भी कर सकता है, जिससे हमारे चयापचय में सुधार होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। मेटाबॉलिज्म कैसी प्रक्रिया है, जो हमारे भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उस प्रक्रिया में भी ये सुधार करता है। साथ ही इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार होता है, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसमें सुधार होता है, और इससे हमारे शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। हमारे इंटेस्टाइन में भी सुधार होता है, उसके स्वास्थ्य में सुधार करता है। वर्ष 2023 में एक और अध्ययन प्रकाशित हुआ है जो कहता है कि हमारे ऑटोफेजी में सुधार होता है। ऑटोफेजी में सुधार का क्या मतलब हुआ? ऑटोफेजी क्या होता है? ये वस्तुतः हमारे शरीर में चलने वाला एक सेल्यूलर रिसाइकलिंग प्रोसेस है, जो हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में जो हानिकारक हानिकारक और क्षतिग्रस्त असामान्य प्रोटीन है उसको तोड़ने की एक प्रक्रिया है। उसके माध्यम से कोशिका अपने आप को जीवित रखने और अपनी अवधि को बनाए रखने, अपने आप को सही तरह से फंक्शन करने के लायक बनाती है। तो हमारे शरीर का एक आंतरिक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, सेल्यूलर रिसाइकलिंग प्रोसेस है, तो इसमें भी सुधार करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और धीरे धीरे ये कैंसर में भी सुधार करने के संकेत प्राप्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है या उसकी रोकथाम में भी ये मदद करता है। इस प्रकार के अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। एक अध्ययन ये भी कहता है कि डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग में भी इससे मदद मिलती है। इस प्रकार के अध्ययन प्रकाशित हुए हैं, लेकिन साथ ही इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, और सीमाएं ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का दीर्घकालिक अध्ययन प्रस्तुत नहीं किया गया है, यानी डायबिटीज, हाई बीपी और हृदय रोग जैसे रोगों पर अंतराल उपवास के क्या प्रभाव होंगे, क्या दीर्घकालिक प्रभाव होंगे, इस पर कोई तार्किक, कोई बेहतर अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। किस डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार जो अंतराल उपवास है यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए? ये सभी के लिए नहीं है। डॉक्टर्स की अगर सलाह माने, जैसे 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं करना चाहिए, साथ ही हृदय रोग और मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों को भी इंटरमिटेंट फास्टिंग का पालन नहीं करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि जो हमारी सर्केडियन क्लॉक होती है, यानी जो हमारी आंतरिक बायोलॉजिकल घड़ी है, उसके अनुसार ही व्यक्ति को अपने खाने पीने की आदतों को विकसित करना चाहिए। यानी उसे दिन की शुरुआत के बहुत अंत में खाने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दिन में प्रारंभ में ही देर से खाने की शुरुआत करेगा तो उसके खाने की जो अवधि है वो रात के समय में भी जाएगी। इससे हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है, जो हमारी आंतरिक बायोलॉजिकल घड़ी है, उसका जो पैटर्न है वो पैटर्न बिगड़ता है और हमारे शरीर में रोग की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें इस आंतरिक घड़ी का पालन करना चाहिए। हमारी जो इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए, उनसे बचने के लिए हमें अपनी इस बायोलॉजिकल घड़ी का पालन करना चाहिए। इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। इस दिवाली पर दृष्टि आईएएस आपके लिए कुछ उपहार लेकर आया है। वो उपहार क्या है कि आपके सभी ऑनलाइन दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और बुक्स पर 21 से 24 मार्च तक 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ही जाकर के इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो आईएएस फाउंडेशन कोर्स है, जिसकी क्लासेस लाइव ऑनलाइन फॉर्म में है, इस पर भी 21 से 24 मार्च तक 40% का डिस्काउंट रहेगा। ये जो पूरी फीस है, इस पर ईएमआई फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। दृष्टि लर्निंग ऐप पर यह सुविधा आपको उपलब्ध है, और साथ ही इन नंबरों पर जाकर के आप कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। तो इस होली पर ये दृष्टि आईएएस की तरफ से आपके लिए एक उपहार है। इस उपहार का फायदा आप जरूर उठाइए। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं आज के टॉपिक से। क्या प्रश्न है? आंतरिक उपवास यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हुए पहले के अध्ययन इसके किस तरह के लाभ या लाभों को प्रस्तुत करते हैं?
आपको पहले के अध्ययन के बारे में बताना है, जो हाल ही का अध्ययन हुआ उसके बारे में नहीं। पहले के अध्ययन किस तरह के लाभों को बताते हैं, चयापचय में सुधार यानी मेटाबॉलिज्म में सुधार, संग्रहित वसा के उपयोग में सुधार यानी फैट बर्निंग की जिसकी हमने बात की, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार और उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उन प्रोग्राम का आप लाभ उठा सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।